नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। और इसमें मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से अंग्रेज़ जो है ट्रेडर्स बने और बंगाल में किस तरह से उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू किया, मिलिट्री रखनी शुरू कर दी, हथियार रखने शुरू कर दिए और किस तरह से फिर वो राजा की जो वहाँ का नवाब था उसके ऑर्डर मानने से वो इनकार करते थे। और मैंने ये भी बताया था कि जो औरंगजेब है, कल मैंने थोड़ा सा 1707 की बजाय 1907 बोल दिया था, उसमें डेथ 1707 में हुई थी। तो औरंगजेब ने क्या दिया था, एक फरमान दिया था। फरमान के अनुसार 3 गांवों की जो दीवानी थी वो मिल गई थी और जो एक ग्रांट दे दिया था कि आप उसमें व्यापार कर सकते हो बंगाल में बिना शुल्क दिए। अच्छा, उससे घाटा तो हो ही रहा था, साथ में जो भ्रष्ट ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के आड़ में वो भी अपना व्यापार शुरू किए हुए थे और उसकी वजह से बंगाल में रेवेन्यू सिस्टम में बहुत हानि हो रही थी। रेवेन्यू मैंने बता दिया था कि जो सरकारी खजाने में जनता की तरफ से पैसा आना होता है, टैक्स देना होता है, कृषि टैक्स होता है, ट्रेड टैक्स होता है, जिससे वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है भाई, वो उसमें घाटा हो रहा था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो टैक्स दे ही नहीं रही थी, साथ में जो ट्रेडर ब्रिटिश ऑफिशियल जो व्यापार कर रहे थे वो भी रेवेन्यू नहीं दे रहे थे। और इस वजह से जो बंगाल के नवाब थे उनको ये बात सहन नहीं हुई और बंगाल का जो पहला नवाब था, जो मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के बाद वहाँ स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, वो था मुर्शिद कुली खान। उसके बाद है ये देखो, ये है रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजी राज्य की स्थापना का जो संस्थापक है बंगाल में, वो इसी व्यक्ति को माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। हाउ ट्रेड लीड्स टू बैटल, मैंने कल भी आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताया था कि जो बंगाल का नवाब था वो था मुर्शिद कुली खान। औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया और लेकिन जैसे ही मुर्शिद कुली खान ने प्रोटेस्ट किया तो अंग्रेज तैयार हो गए कि हमें आने वाले समय में काफ़ी विद्रोह करना, काफ़ी इसका प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। जब तक मुर्शिद कुली खान थे तब तक ये चीज़ें नहीं थी कि ऑफिसर भी कर रहे हैं उसके नाम पर, तब तक ठीक था क्योंकि मुर्शिद कुली खान एक बहुत ही पावरफुल नवाब थे। उसके बाद जो है अलीवर्दी खां के भी टाइम ठीक रहा, लेकिन जैसे ही अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, एक इसको क्रॉनिकल टाइप में बना लेना, वो भी बहुत शक्तिशाली लीडर थे। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, दे रिफ्यूज़ टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। अब उन्होंने इनकार कर दिया, जी बंगाल को बहुत घाटा हो रहा है, आपको कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगी। और कंपनी भी बहुत ज़्यादा कंसेशन की मांग कर रही थी कि ये भी हमें मिलने चाहिए, ये अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। उसके बाद है डिमांडेड, दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट द राइट टू मेंट कॉइन्स। और उन्होंने कहा कि कंपनी का जो ट्रेड है उससे बहुत ज़्यादा हानि हो रही है और उन्होंने कहा कि जो कंपनी सिक्के बना रही है अपने आप, वो भी कॉइन डिमांड की जो कंपनी ने कि हमें सिक्के बनाने की भी इजाज़त दे। तो सिराजुद्दौला ने और ये सब बंद करवा दिया कि नहीं, आप सिक्के वगैरह कुछ नहीं बना सकते, सिक्के सिर्फ हमारे नवाब के ही चलेंगे। और उसके बाद क्योंकि एक पैरेलल पावर खड़ी हो जाती है साथ में, अगर सिक्के बनाने की भी पावर किसी दूसरी उसको मिल गई तो इसका मतलब है कि कुछ भी राजा के अंडर नहीं रहा है। सबसे बड़ी पावर जो है वो सिक्के बनाने की, कम्युनिकेशन की, फॉरेन अफेयर्स की, युद्ध लड़ने की यही होती है। और अगर यही ना मिले तो आपको तो क्या होता है, तो राजा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जो अंग्रेज़ हैं वो क्या कर रहे थे, वो साथ में इस तरह की डिमांड कर रहे थे कि हमें भी पैरेलल में सिक्के बनाने की शक्ति दी जानी चाहिए और कंपनी का ट्रेड करने की खुली छूट देनी चाहिए और जो
किले बनाने की भी इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन सिराजुद्दौला ने कहा कि ये सब आपको नहीं मिलेगा, ना ही हम आपको जो कॉइन्स है वो मेंट करने देंगे, बनाने देंगे, और ना ही फोर्टिफिकेशन जो है, फोर्टिफिकेशन मैंने किलाबंदी करने देंगे। किलाबंदी करके आप यहाँ मिलिट्री इक्विपमेंट रखोगे, सेना रखोगे जो हमारे विरुद्ध काम आएगी। Accusing the company of deceit, they claimed that company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermines the authority of नवाब। इसके साथ उन्होंने महसूस किया कि जो ये हमारे ऑर्डर ही नहीं मान रहे, जो अंग्रेज यहाँ आए हैं, साथ साथ में वो क्या कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट था राजस्व का, रेवेन्यूज का, मैंने रेवेन्यू बार बार बताया, ये शब्द आप याद कर लेना। राजस्व जिसे बोलते हैं, जैसे पहले टैक्स लगता था, आज भी जैसे सरकारी कर्मचारी अपने कुछ सैलरी का हिस्सा टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जमा करवाते हैं। तो ये कहा कि इस तरह से कंपनी को अगर हम अधिकार देंगे तो एक तो हमारा रेवेन्यू का घाटा हो रहा है, दूसरी ओर जो अंग्रेज हैं जितने भी उन्हें अधिकार दिए जाते हैं उनका वो गलत प्रयोग करते हैं, और जो नवाब के ऑफिसर हैं उनका वो कहना नहीं मानते, ऑर्डर नहीं मानते। और अब उन्होंने टैक्स रिफ्यूजिंग द पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड इज ऑफिशियल। अंग्रेजों ने क्या शुरू कर दिया कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, लेटर ऐसे लिखे जिसमें नवाब का अनादर हो, और जो ऑफिसर थे उनको ह्यूमिलेट किया, उनका अपमान किया। उसके बाद द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रूलिंग द ट्रेड ऑफ कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इन द ड्यूटीज ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इन द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। कंपनी क्या चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार को विस्तार करना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा देना चाहती थी, और वो कब हो सकता था, जब जितने भी टैक्सेस थे वो लगाए जा सके। देखो, एक टैक्सेस का मैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बार बार आपको समझाती हूँ। मान लो 1 रुपया, एक जो मीटर कपड़ा है अंग्रेज लेकर आए 2 रुपये में, ठीक है, 2 रुपये में लेकर आए, उसके बाद वो बेचना चाहते हैं बंगाल में उसे, लेकिन बंगाल की जो गवर्नमेंट है, नवाब है ना, उन पे वो शुल्क लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, और टैक्स के 1 रुपया लगा दिया तो वस्तु हो गई 3 रुपए की। मैं उस समय की बात कर रही हूँ, आज मान लो 200 रुपये लगा लो, और टैक्स के रूप में उन्हें देने पड़ गए 100 रुपये, तो वस्तु कितने की हो गई, 300 रुपये की वस्तु हो गई। वस्तु महंगी हो गई, ठीक है, और इनका जो लाभ है 100 रुपये टैक्स में चले जाएंगे, तो वो कितने की बेचेंगे अपने लाभ कमाने के लिए। मान लो उन्होंने 350 रुपये की बेच भी दी वस्तु, तो लाभ तो उन्हें सिर्फ कितना मिला, 50 रुपये का मिला, क्योंकि 100 रुपये तो उसे सरकार को के पास टैक्स के रूप में जमा करवाने पड़े। लेकिन वो चाहते थे कि ये 100 रुपये हमसे गवर्नमेंट, बंगाल का नवाब ना ले, और जितना फायदा हमें मिला है 150 रुपये का, वो हमारी जेब में जाए। इस तरह से वो इस तरह की रेवेन्यू सिस्टम या शुल्क जो टैक्स है वो हटाना चाहते थे। समझ में आ गई बात। उसके बाद आगे चलते हैं, और इसी वजह से फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, और अंत में युद्ध हुआ, जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध बंगाल में है, मैदान बंगाल में है। प्लास के फूलों के कारण जो है इसको प्लासी का मैदान कहा जाता है, क्योंकि प्लास के फूल खिलते हैं वहाँ। बैटल ऑफ प्लासी युद्ध हो गया। किसमें बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे, और किसके बीच में, ब्रिटिश के बीच में। अली वर्दी खां डाइड इन 1756। अली वर्दी खां जो सेकंड नवाब थे उसकी डेथ हो गई, सिराजुद्दौला नवाब बने। द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर हु वुड बी विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेज। देखो, अब इतनी सारी छूट कंपनी को चाहिए, तो वो किस तरह का शासक चाहेंगे? ऐसा रूलर जो उनके इशारों पर चले, ऐसा रूलर जो उन्हें छूट दे, उनके विरुद्ध कुछ भी ना बोले। इसे बोलते हैं पप्पट रूलर। पप्पट मैंने कठपुतली की तरह। कठपुतली का डांस देखा है ना, ऊपर हाथ से धागे बांध दिए जाते हैं कठपुतलियों पर, वो नाचती हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे
लिए वही बेटर होगा कि बंगाल में कोई पप्पट रूलर हो। लेकिन सिराजुद्दौला बहुत पावरफुल थे और बिल्कुल भी वो पप्पट रूलर बनना नहीं बनेंगे, उनको पता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, ना ही तो वो कंसेशन देगा ना ही प्रिविलेज देगा, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि नवाब को किसी तरह हटाया जाए। और उन्होंने पहला जो षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उनको पता था कि वैसे तो आप जीत नहीं पाओगे, तो उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी का उसका नवाब का एक मंत्री था, वो था मीर जाफर। मीर जाफर को और कुछ सेठ भी थे जो सिराजुद्दौला से खार खाते थे, दुश्मन थे उसके, उनको कंपनी ने के ऑफिसर ने अपने ब्राइब्स देकर, कुछ रिश्वत देकर अपने उसमें मिला लिया। और ये कहा गया कि जैसे ही युद्ध हो आप अपनी सेना लेकर या तो लड़े ना, या लड़ें तो हमारे साथ मिलकर लड़ें। और ऐसे में जो सैनिक है उनका क्या हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा और सिराजुद्दौला जो है हार जाएगा। और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में आपको मिल जाएगा बंगाल की नवाब की गद्दी, और हमें मिल जाएगा जो हम चाहते हैं, कंसेशन वगैरह, फोर्टिफिकेशन का अधिकार, सभी कुछ। ओके, तो उसके बाद टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौलाज राइवल्स बिकम द नवाब, और वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला का जो राइवल्स है, राइवल माने दुश्मन, वो नवाब बन जाए। इनफरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेंडलिंग द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ हिज डोमेन। सिराजुद्दौला ने कहा कंपनी से कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर में हस्तक्षेप ना करें, और स्टॉप फोर्टिफिकेशन, जो किले बनाए हैं उनको आप रोक दें, रेवेन्यू दें, राजस्व दें, उसको सरकारी खजाने में पैसे दें। और उसके बाद इन्होंने कहा, बातचीत हुई, लेकिन बातचीत जो है, नेगोशिएशन मैंने बातचीत हुई दोनों के बीच में, लेकिन बातचीत फेल हो गई। अब नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर टू द इंग्लैंड फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार। कासिम बाजार में एक फैक्ट्री हुआ करती जहां उनका माल, ऑफिसर सभी रहते थे, माल रखा जाता था जहाज़ों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, ऑफिसर भी वहीं रहते थे, फैक्टर बोला जाता वहाँ कासिम बाजार में। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल, लोक द वायर हाउस, डिसआर्म ऑल इंग्लिशमैन। उन्होंने क्या किया, कंपनी के जितने भी ऑफिशियल थे उनको पकड़ लिया, लॉक कर दिया, वायर हाउस जो था वहाँ माल रखा हुआ था उसको लॉक कर दिया, सारे जो इंग्लिशमैन थे उनके हथियार छीन लिए वहाँ। और क्या किया फिर, देन वो जो है उस जितने भी सीप थे जहाँ माल भरा हुआ था उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट। और कलकत्ता में, पहले कलकत्ता एक बड़ा शहर नहीं था, कालीकत्ता था, जो 3 गांव दिए थे जो मुगल ऑफिसर्स ने उन्हें, उन्हीं में वहाँ किला बना रखा था उन्होंने, वहाँ वो किला कैप्चर करने के लिए चला गया नवाब सिराजुद्दौला। ऐसा समाचार सुनकर जो है, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्सेज। देखो यहाँ भी मद्रास में भी कुछ ऑफिसर थे, बेड़ा था, जहाजी बेड़ा, और इस तरफ बंगाल में भी कंपनी के ऑफिशियल थे। यहाँ से जैसे ही उन्होंने सुना कि कलकत्ता का फॉल हो गया, मतलब कलकत्ता को जीत लिया गया है, तो मद्रास में उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव थे। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है अंग्रेजी शासन स्थापित करने में बंगाल में। तो रॉबर्ट क्लाइव खुद आए, नेवल फ्लीट, एक नेवल बेड़ा भेजा। नेवल, देखो ब्रिटिश को का सभी शक्तियों को हराने का एक बड़ा, जो यूरोपियन पावर आई थी साथ में उसके, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली, डच आए, उनका एक बड़ा ये था सक्सेस का कारण कि उनके पास नेवल सेना बहुत मजबूत थी। और उसका कारण भी यही था कि जो इंग्लैंड है वो इंग्लिश चैनल के आसपास है, और इंग्लिश चैनल ही उन्हें विश्व से अलग करता है, और इस वजह से उन्हें अपनी नेवल जो फ्लीट थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत रखनी थी। तो ये नेवल फ्लीट में सैनिक भेजे। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन, बहुत लंबी बातचीत हुई नवाब के साथ, फाइनली बात नहीं बनी। तो जो है 1757 में 1758 में रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनी आर्मी, वो कंपनी को लीड, जो आर्मी थी उसकी लीडरशिप में, अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी के मैदान में दोनों की सेनाएं आ रुकी। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द युद्ध जो है, नवाब वाज द फोर्स बाय द
बाय मीर जाफर, वन ऑफ द कमांडर। अब युद्ध लड़ा ही नहीं गया क्योंकि मीर जाफर अपनी सेना लेकर कहाँ अंग्रेजों के साथ लग गया। मीर जाफर को खरीद लिया गया था और जो है सिराजुद्दौला को मार दिया गया। और इस तरह से प्लासी का युद्ध जो है वो पहली जीत थी भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की। सबसे पहली जो टेरिटरी उन्होंने जीती वो प्लासी के युद्ध से 1757 में बंगाल था। ठीक है। और मीर जाफर एक ऐसी कठपुतली के रूप में शासक बना जो अंग्रेजों के कहे अनुसार चलता था। लेकिन धीरे धीरे जो मीर जाफर है वो भी उससे भी जो अंग्रेज है बुखार खाने लगे। मतलब बहुत सारे वादे किए थे मीर जाफर से, लेकिन यही बात है कि जो बार बार मैं बता रही हूँ कि भारतीय जो नवाब और राजा थे वो फार साइटेड नहीं थे, दूरदृष्टि वाले नहीं थे। मीर जाफर को ये नहीं पता था सिराजुद्दौला को हरा के उसको कहाँ छोड़ेंगे, वो उसको कहाँ मानेंगे। तो इस तरह से क्या है, कंपनी जो है कंपनी ने टेक ओवर कर लिया सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर को। देखो कंपनी अब भी विलिंग नहीं थी कि वो बंगाल का शासन संभाले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जनता की और समाज की सारी बातों को देखना, राज्य के सारे काम करना। उनका तो बस एक ही काम था कि राजा कठपुतली हो और उनको जो व्यापार कर रहे हैं वो चलता रहे उनका। इसलिए अनविलिंग थे कि एडमिनिस्ट्रेशन तो आप ही संभालो जी नवाब साहब, हम नहीं एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, बस हम तो क्या करेंगे, हम तो अपना ट्रेड एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे। दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर who were willing to grant privilege, then territory need not be taken over directly। अब इन्होंने क्या किया कि जो लोकल रूलर है उनको जीतना, उनकी हेल्प से ट्रेड को एक्सपेंड करना और उन लोकल रूलर से अपने लिए विशेष अधिकार प्राप्त कर लेना, ताकि यूरोपियन की जो दूसरी कंपनियां आई हुई थी उनको ट्रेड का अधिकार ना मिले, उनको अकेली कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको अधिकार मिलता रहे। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawab were not always as helpful as company wanted them to be। लेकिन जल्दी ही मीर जाफर भी उनकी नज़र से उतर गया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो मीर जाफर वो भी इस तरह से पप्पट नवाब जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। इसलिए after all they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी प्रजा जिस पर आप राज कर रहे हो उसके मन में आपके अंदर डिग्निटी और सोवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब आपका आदर करे वो जनता। व्हाट कुड द कंपनी डू, इसके लिए उसने क्या किया। व्हेन द मीर जाफर प्रोटेस्ट द कंपनी, जब जैसे ही थोड़ा सा विरोध मीर जाफर ने किया कंपनी को, उसको डिस्पोज कर दिया गया और उसकी जगह मीर कासिम को उसको हटा दिया गया मीर जाफर को। इसी तरह षड्यंत्र करके किसके साथ, मीर कासिम के साथ। मीर कासिम जल्दी ही मीर कासिम जो है वो उससे भी शिकायतें शुरू हो गई और वो भी उनके अनुसार सही खरा नहीं उतरा, तो उसको भी हरा गया। जो बैटल हुई, सेकंड बैटल हुई बंगाल की, वो थी बक्सर की 1764। और ये लास्ट वार लगाओ जिसने पूरी तरह से बंगाल में नवाबों का शासन खत्म कर दिया और कंपनी खुद ही शासक बन गई। अब कोई पप्पट जो शासक था वो भी नहीं रहा। मीर कासिम के बाद थोड़े दिन मीर जाफर को दोबारा लाया गया, मीर कासिम को हटाकर। देखो सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम। लेकिन जब मीर कासिम से भी उनकी जो इच्छाएं वो पूरी नहीं हुई तो मीर जाफर को उन्होंने दोबारा से रिस्टोर्ड कर लिया, मतलब दोबारा से उनको गद्दी पर बिठा दिया। मतलब करता धरता सब इंग्लिश लोग थे, ब्रिटिश थे। द नवाब हैड टू पे 5 lakhs every month, but the company wanted more money। अब
मीर जाफर से कहा गया था कि भाई आपको राजा बना देंगे, लेकिन आप 5 लाख रुपए कंपनी को पे कीजिए, लेकिन कंपनी और भी चाहती थी। अब बहुत सारा युद्ध जो पैसा था वो तो युद्धों में लग गया था। कंपनी जो व्यापार कर रही थी वो टैक्स वगैरह दे नहीं रही थी, तो इतना पैसा कहाँ से आता। ठीक है, तो इस तरह से मीर जाफर को हटाकर जो रॉबर्ट क्लाइव उन्होंने कहा कि जो पप्पट राजा थे वो फेल हैं, और हमने कहा वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब आवर सेल्स। ऐसा लगता है कि हम अब खुद ही अपना नवाब बनना पड़ेगा। यहाँ से शुरू हो गया भारत का शोषण। भारत का अगर कोई शासक है, चाहे वो कैसा भी है, वो कुछ ना कुछ अपनी प्रजा के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि अगर कमाएगा भी तो सरकारी खजाने में ही रहेगा ना। लेकिन जो ब्रिटिश थे उनका कभी भी मकसद नहीं था कि भारत में रहें और यहाँ की पूंजी यहीं पर लगाएं। उनका काम था कि यहाँ से लूट के माल ब्रिटिश पहुंचा जाए, ब्रिटेन में पहुंचा जाए। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, व्यापार में ही क्या बदलाव लाए, वो ट्रेड में 2 चीज होती है, एक सेल करने के लिए और एक बोट करने के लिए, खरीदने के लिए। ठीक है, सेल करना था उन्हें इंग्लिश जो माल बना हुआ वो जो उनकी फैक्ट्रियों में बनता था। कैसे बेचेंगे वो, जब यहाँ वस्तुएं लाएंगे तो जो टैक्स लगता था उसे वो टैक्स नहीं देंगे, सस्ती होकर वस्तुएं भारत के बाजारों में बिकेंगी। ठीक है, इंडियन मार्केट में आएंगी, वो सस्ती होंगी तो क्या होगा, जो भारत यहाँ माल बना रहे हैं भारतीय, वो माल बिकेगा नहीं फिर, क्योंकि सस्ता माल इंग्लिश से बना हुआ, इंग्लैंड से बना आ रहा है। दूसरी चीज वो बोट करेंगे कच्चा माल यहाँ से, जैसे कॉटन है, सिल्क है, नील है, चाय पत्ती है, उसको करेंगे किससे, उसको करेंगे कम दामों पर। मान लो कॉटन खरीदनी है तो बहुत ही कम दामों पर, क्योंकि कॉटन जाती थी इंग्लैंड, जो इंडस्ट्रीज में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, और तैयार माल कपड़ा बनाने के लिए जो भारत में ही बेचना था, यहाँ से कच्चा माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन खरीदनी थी। और कॉटन खरीदी उन्होंने फिर क्या है, जो कॉटन फार्मर्स थे उनसे बहुत ही निम्न दामों पर। तो भारत का दोहरा शोषण शुरू हो गया। जो चीज लोग बनाते थे वो भी नहीं बिक रही थी, क्योंकि ब्रिटिश माल आ गया था, और जो पैदा हो रही थी वो उसके बहुत कम दाम मिलते थे। तो इस तरह से भारत का शोषण शुरू हो गया। अब तक मुगल शासक बहुत कमजोर हो चुके थे। 1765 में जो मुगल एम्परर था उसने कंपनी को ही दीवान बना दिया बंगाल का। अब तक कंपनी के दीवान होते थे या तो मुगल साम्राज्य के कोई अधिकारी या बंगाल के नवाबों के अधिकारी, लेकिन अब कंपनी जो है दीवान बन गई। दीवान का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री, जो पैसे के लेन देन का मंत्री होता है, उसे दीवान बोलते थे उस टाइम। अब दीवान खुद ही बन गया तो अपने जो वो चाहते थे वो अपनी कंपनी को खूब इन्होंने दिया। खूब उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया बंगाल से, और उससे उसकी 2 तरह की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। एक तो जो व्यापार एक्सपेंड करना था उन्होंने इंडिया में, वो एक्सपेंड करने लगे। जो चीज़ वो भारत से खरीदते थे, गोल्ड और सिल्वर लेके आते अपने देश से, और भारत में गोल्ड और सिल्वर वो लोगों को देते वस्तुएं खरीदने के लिए। अब उन्हें गोल्ड और सिल्वर लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब यहीं से पैसा बहुत आ गया, तो अब ये पैसा उनको वस्तुएं खरीदने में काम आने लगा। दूसरी बात है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो रेवेन्यू सिस्टम था वो सारा अपने व्यापार पे, जितना भी रेवेन्यू प्राप्त हुआ वो रेवेन्यू अपने व्यापार पर उन्होंने लगाया। उनसे वस्तुएं खरीदी, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, सारी जो चीज़ें थी वो, और जितने भी अपने किले बनाने थे, बिल्डिंग बनानी थी, वो सारी बनाई। जो थोड़ा सा लास्ट और थोड़ा सा करवा देते हैं। नवाब्स क्या है, एक होता है नवाब, पढ़ा था ना, नवाब एक किस्म का राजा होता है जो एक छोटे से रीजन में शासन करता है। ठीक है, नवाब लोग कौन थे, नवाब लोग ये इंग्लिश वर्ड है, यहाँ से पैसा कमा के, मान लो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से गए तो बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास था, क्योंकि शोषण शुरू हो गया था।
और ये लोग वहां जाकर ऑफिसर जो सरकारी कर्मचारी आते, बहुत लूट खसोट पैसे की मचाई हुई थी, व्यापार वो इस तरह से करते, रेवेन्यू सिस्टम इस तरह से बना लिया था उन्होंने कि वो अपने लिए बहुत सारा पैसा यहाँ से जुटा पाए। ये ब्रिटेन में जाके बड़े बड़े महल बनवाते, उन महलों में शान से रहते, किंग्स की तरह रहते, इसलिए ब्रिटेन में उनको क्या बोला जाने लगा, नबोब बोला जाने लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।